नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीन समेत तमाम बड़े मुद्दे पर भाजपा को घेरने की तैयारी शुरू। मानसून सत्र में मोदी सरकार को घेरेगी कांग्रेस और उठाएगी चीन विवाद समेत कई मुद्दे। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी ने कहा कि पीएम केयर को किसी भी छानबीन से बचाना चाहती है मोदी सरकार। जी हाँ दोस्तों, पीएम केयर फंड को लेकर के भी यहाँ पर भाजपा घिरती नजर आ रही है। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है और कम ही मजदूरों को इसका लाभ मिला है। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि चीन और कोरोना के मुद्दे पर मोदी सरकार फेल नजर आ रही है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। मानसून सत्र में मोदी सरकार को घेरेगी कांग्रेस, उठाएगी चीन विवाद समेत ये मुद्दे। जी हां दोस्तों, संसद के मानसून सत्र के 10 सितंबर से शुरू होने की उम्मीद है। इस सत्र में कांग्रेस लद्दाख में चीन के साथ सीमा गतिरोध और फेसबुक के कथित साठगांठ जैसे मुद्दे को उठाकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश करेगी। इसे लेकर पार्टी सांसदों के साथ मिलकर रणनीति तैयार कर रही है। मानसून सत्र में कांग्रेस को कोविड-19 महामारी से निपटने असफल रही मोदी सरकार पर हमला बोल सकती है। कांग्रेस कोरोना के कारण पैदा हुए आर्थिक संकट, बेरोजगारी और कृषि संकट जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठा सकती है। कांग्रेस के पदाधिकारी ने कहा कि पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीमा रेखा पर बयान की मांग करेगी। खासकर 19 जून की सर्वदलीय बैठक में उनकी टिप्पणी के बाद कि लद्दाख में भारतीय क्षेत्र में चीनी बलों द्वारा कोई घुसपैठ नहीं की गई है। कांग्रेस अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में चीन का नाम लेने से परहेज करने के लिए मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार को लोगों को यह बताना चाहिए कि वह भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा करने वाले चीनी बलों को कैसे पीछे हटा रही है। पार्टी के पदाधिकारी ने बताया कि वे पिछले हफ्ते वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट पर एक संयुक्त संसदीय समिति की जांच की मांग करेंगे, जिसमें दावा किया गया था कि फेसबुक के भारतीय कर्मचारियों ने भाजपा नेताओं द्वारा की गई अभद्र भाषा से निपटने में नियमों की अनदेखी की। कांग्रेस ने फेसबुक और भाजपा के बीच एक अपवित्र साठगांठ का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने पत्र में कहा है कि फर्जी समाचार तथा नफरत फैलाने वाले भाषणों के जरिए कठिनता से हासिल किए गए लोकतंत्र के साथ धांधली की इजाजत किसी को नहीं दे सकते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जैसे खुलासा किया है कि घृणा और झूठी खबर फैलाने के इस खेल में फेसबुक शामिल है। इस संबंध में देश के सभी नागरिकों को सवाल उठाने की जरूरत है। पदाधिकारी ने कहा कि कांग्रेस कोविड-19 महामारी को लेकर सरकार को निशाने पर लेगी। राहुल गांधी ने फरवरी के शुरू में इस मुद्दे को उठाया था, तब भाजपा का मजाक उड़ाया था। देखिए अब हम कहां खड़े हैं। हम 2 मिलियन कोरोना मामलों को पार कर दुनिया के तीसरे देश बन गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक बड़ा आर्थिक संकट और बड़े पैमाने पर नौकरी का नुकसान हुआ। सरकार को हमें यह बताना होगा कि महामारी को रोकने में सरकार क्यों और कैसे विफल रहा। पदाधिकारी ने कहा कि पार्टी नौकरी के नुकसान, कृषि संकट और आर्थिक संकट के मुद्दों को भी उठाएगी। इसके अलावा पीएमओ द्वारा पीएम केयर्स फंड की जानकारी आरटीआई के तहत देने से इनकार करने का मामला भी उठाएगा। हम फंड में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं, यह किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि देश का है। करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने कहा पीएम केयर्स को किसी भी छानबीन से बचाना चाहती है मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने आरोप लगाया कि केंद्र की बीजेपी सरकार पीएम केयर्स कोष को किसी भी तरह की छानबीन से बचाना चाहती है। पूर्व वित्त मंत्री ने यह कोष बनाए जाने को लेकर भी कई सवाल खड़े किए। कांग्रेस नेता ने ट्वीट किया, यह पूरी तरह स्पष्ट है कि बीजेपी सरकार पीएम केयर्स कोष को किसी भी तरह की छानबीन से बचाने का जानबूझकर प्रयास कर रही है। चिदंबरम ने बुधवार को कहा था कि पीएम केयर्स कोष से जुड़ा सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसके वैधानिक पहलू को लेकर था और शीर्ष अदालत को इस कोष से जुड़ी पारदर्शिता एवं प्रबंधन जैसे पहलुओं पर निर्णय देने का अवसर नहीं मिला। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पीएम केयर्स फंड में मिली दान की राशि को राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष में ट्रांसफर करने का निर्देश देने से मंगलवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम.आर. शाह की 3 सदस्यीय पीठ ने एक गैर सरकारी संगठन की याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनाए गए अपने फैसले में कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष में स्वेच्छा से योगदान किया जा सकता है, क्योंकि आपदा प्रबंधन कानून के तहत ऐसा कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। डगमगा रही है एक राष्ट्र एक राशन कार्ड और मुफ्त राशन योजना, कम ही मजदूरों को मिला लाभ। जी हां दोस्तों, मुफ्त राशन और एक राष्ट्र एक राशन कार्ड ये वो 2 कदम थे जो केंद्र सरकार ने कोरोना लॉकडाउन में भूख और अभावों से लाचार प्रवासियों के लिए उठाए। लेकिन क्या जिनके लिए ये योजनाएं लाई गईं उन्हें इसका पूरा लाभ मिला? तो जवाब है नहीं। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड कछुआ रफ्तार से अमल। जुलाई 2020 तक ईपीओएस इलेक्ट्रॉनिक्स पॉइंट ऑफ सेल के माध्यम से
से राज्यों के बीच सिर्फ 2000 लेन देन हुए। इसका मतलब है कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना से मुश्किल से 13,000 प्रवासियों को लाभ पहुंचा। इसके जरिए बांटा गया कुल खाद्यान्न 31,500 किलोग्राम था। ये जानकारी खाद्य विभाग के अधिकारियों ने इस हफ्ते के शुरू में श्रम पर संसदीय समिति को दी। अगर सरकार के दावों से तुलना की जाए कि 24 राज्यों और 90% राशन की दुकानों को योजना से जोड़ा जा चुका है, तो 31,500 किलोग्राम अनाज का आंकड़ा ऊंट के मुंह में जीरा ही नजर आता है। भारत में कुल 5.35 लाख फेयर प्राइस शॉप्स हैं, जो देश में 23 करोड़ राशन कार्ड वालों की जरूरतों को पूरा करती है। पिछले 3 महीनों में पलायन की दूसरी लहर देखी जा रही है, क्योंकि प्रवासी श्रमिक धीरे धीरे अपने काम वाले जगहों पर लौट रहे हैं। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना का मकसद असल में ऐसे लोगों की ही दिक्कतें दूर करना है। खाद्य और जन वितरण विभाग ने एक तरह से जुलाई 2020 के लिए अपनी मासिक रिपोर्ट में लगभग स्वीकार किया है कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना अपना असर छोड़ने के लिए जूझ रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एयरपोर्ट के मैनेजमेंट का ठेका अडानी ग्रुप को देने के खिलाफ केरल सरकार। पीएम मोदी को सीएम पिनराई विजयन ने लिखा पत्र। जी हां दोस्तों, त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट का मैनेजमेंट और ऑपरेशन का ठेका अडानी ग्रुप को सौंपे जाने का केरल सरकार ने विरोध किया है। राज्य सरकार ने कहा है कि निजी कंपनी को यह ठेका दिया जाना नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से 2013 में दिलाए गए भरोसे के खिलाफ है। तब केंद्रीय मंत्रालय ने कहा था कि जब भी निजी कंपनी को इसका ठेका दिया जाएगा तो एयरपोर्ट के विकास में राज्य सरकार के योगदान का भी ख्याल किया जाएगा। केरल सरकार ने कहा कि इस एक तरफा फैसले के चलते राज्य सरकार सहयोग नहीं कर पाएगी। केरल के सीएम पिनराई विजयन की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में दखल देने की मांग की गई है। सीएम ने अपने पत्र में याद दिलाया कि 7 साल पहले उड्डयन मंत्रालय ने आश्वासन दिया था कि जब किसी प्राइवेट कंपनी को शामिल किया जाएगा तो राज्य सरकार योगदान का भी ध्यान रखा जाएगा। केरल सरकार की ओर से कई बार केंद्र सरकार से यह मांग की गई थी कि त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट को स्पेशल पर्पस व्हीकल के तहत चलाया जाना चाहिए, जिसमें राज्य सरकार का बड़ा दखल होना चाहिए। सीएम विजयन ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में कहा कि राज्य सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हवाई अड्डा बनाने के लिए मुफ्त में ही 23.57 एकड़ जमीन ट्रांसफर की थी। ऐसे में स्पेशल पर्पस वकील के तहत होने वाले मैनेजमेंट में राज्य सरकार को भी बड़ी हिस्सेदारी दी जानी चाहिए थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सचिन पायलट का शक्ति प्रदर्शन, 100 किलोमीटर तक स्वागत में खड़े दिखे लोग। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के सियासी ड्रामे के बाद बुधवार को सचिन पायलट अपने विधानसभा क्षेत्र टोंक पहुंचे। सचिन पायलट की एक झलक पाने के लिए करीब 100 किलोमीटर लंबे रास्ते में लोग सड़क किनारे खड़े हुए थे। 1 घंटे का सफर 4 घंटे में पूरा हुआ। टोंक पहुंचकर सचिन पायलट ने कहा कि जो कुछ हुआ वह अतीत की बात है, अब सब कुछ हमने कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी पर छोड़ दिया है। जयपुर से टोंक के बीच 100 किलोमीटर तक जयपुर टोंक हाईवे पर जश्न का नजारा था। कहीं लोग डीजे पर नाच रहे थे तो कहीं सचिन पायलट आई लव यू के नारों के साथ वह काफिले में पैदल चल रहे थे। बड़ी संख्या में महिलाएं भी आज सड़कों पर उतरी। जगह जगह सचिन पायलट का स्वागत किया गया। हालांकि कोरोना के समय इस तरह की भीड़ इकट्ठा होने पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं, मगर सचिन पायलट ने कहा कि हमने किसी को बुलाया नहीं था और लोग आ गए तो किसी को कैसे मना करते। सचिन पायलट ने कांग्रेस में मचे सियासी संग्राम पर कहा कि अब जो कुछ होगा वो सोनिया गांधी के हाथ में है। सचिन पायलट ने 100 किलोमीटर लंबा जलसा निकाला। टोंक पहुंचे सचिन पायलट ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सचिन पायलट ने कहा कि फेसबुक को लेकर जो खुलासा हुआ है वो बेहद गंभीर मामला है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। माना जा रहा है कि 35 दिनों तक राजस्थान से बाहर रहने के बाद सचिन पायलट ने आज एक बार फिर से राजस्थान में अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। 1.5 साल पहले की चुनावी रैली के बाद पहली बार कोरोना की पाबंदियों के बावजूद सचिन पायलट ने 100 किलोमीटर लंबा राजनीतिक जलसा किया। इस मौके पर सचिन पायलट ने टोंक में काम करने वाले तमाम अधिकारियों की मीटिंग ली और लोगों की समस्याएं भी सुनी। सचिन पायलट के इस दौरे को लेकर राजस्थान सरकार ने आसपास के जिलों में अलर्ट जारी कर रखा था और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। करते हैं अगली खबर की तरफ। पटना, बीपीएससी छात्रों पर लाठीचार्ज, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष बोले लोकतंत्र की हत्या। जी हां दोस्तों, पटना में बीपीएससी परीक्षार्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुंजन पटेल के साथ अन्य नेताओं की भी गिरफ्तारी की गई। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने छात्रों के साथ की गई मारपीट को लोकतंत्र की हत्या बताया गया है। मदन झा ने इस घटना के लिए कड़ी निंदा की है। पटना में बुधवार को बीपीएससी दफ्तर के बाहर रिजल्ट की मांग को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। छात्रों पर पटना पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिससे कई छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन ने बताया कि कई छात्रों की गिरफ्तारी भी की गई है, जिसमें कांग्रेस के युवा नेता भी शामिल हैं। मिली जानकारी के अनुसार 2018 में आयोजित बीपीएससी के सिविल इंजीनियरिंग परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं हुआ है, जिससे कई छात्रों के भविष्य को नुकसान पहुंच रहा है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी का हमला, कहा नियुक्तियों को कानूनी पेच में फंसाकर रखती है सरकार। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि युवाओं और बेरोजगारों के प्रति सरकार की बेरुखी पराकाष्ठा पार कर चुकी है। सरकार नियुक्तियों को कानूनी पेच में फंसाकर रखती है। उन्होंने कहा है कि सहायक अभियंता पद पर नियुक्ति का रिजल्ट 3 साल बाद भी प्रकाशित नहीं किया गया है। मुख्य परीक्षा हुए लगभग 1.5 साल बीत चुके हैं। दावा किया है कि उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में रिजल्ट के प्रकाशन पर कहीं रोक नहीं लगाई थी, फिर भी सरकार इस मुद्दे को डबल बेंच में ले गई। आरोप लगाया कि इसी तरह कोरोना वॉरियर्स के रूप में कार्यरत महिला नर्स पर भी डंडा बरसाया गया। आंगनबाड़ी सेविका, नियोजित शिक्षक, दरोगा अभ्यर्थी, पुलिस अभ्यर्थी, आशा कार्यकर्ता, जीविका दीदी, रसोइया, अतिथि शिक्षक, दुग्ध व्यापारी, मछली व्यापारी, ठेला रिक्शा वाला आदि सभी पर सरकार के डंडे चले। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुशांत केस की जांच सीबीआई को मिलने के बाद बिहार डीजीपी ऐसे खुश हो रहे जैसे चुनावी जीत मिल गई हो। शिवसेना ने साधा निशाना। जी हां दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले बड़ा फैसला सुनाते हुए जांच सीबीआई को सौंप दी। अब इस केस में बार बार दखल देने के लिए शिवसेना ने बिहार सरकार और डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पर गुस्सा जाहिर किया है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपे लेख में गुरुवार को कहा गया कि बॉलीवुड एक्टर की मौत की जांच में बिहार पुलिस का आना देश के संघीय ढांचे के असमान है। इसमें यह भी कहा गया है कि मुंबई पुलिस अपना काम ईमानदारी से कर रही थी, इसके बावजूद केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। सामना में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बिहार डीजीपी इस तरह बर्ताव कर रहे हैं जैसे उन्होंने कोई चुनावी जीत हासिल कर ली हो। सामना में कहा गया कि महाराष्ट्र वह राज्य है जहां बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म हुआ था। आज यही महाराष्ट्र है जहां केंद्रीय एजेंसियां और कुछ लोग संघीय ढांचे पर हमला कर रही हैं। सामना में यह भी कहा गया है कि सीबीआई ने पहले भी कई बार महाराष्ट्र में जांच की है और हम इसका विरोध नहीं करते, लेकिन इस बार सीबीआई को जबरदस्ती यह केस देकर मुंबई पुलिस और राज्य सरकार की छवि बिगाड़ने की कोशिश की गई है। शिवसेना की तरफ से कहा गया है कि मुंबई पुलिस की जांच बेहतरीन रही है और अचानक सीबीआई को केस देना ठीक नहीं है। गौरतलब है कि महाविकास अघाड़ी के नेता सीबीआई के साथ सहयोग करने की बात कह चुके हैं। हालांकि सामना में सीबीआई की जांच पर सवाल उठाए गए हैं। इसमें कहा गया है कि सीबीआई पहले ही बिहार में कई केसों की जांच कर रही है, उनका नतीजा क्या रहा है, वहां कितने मामलों की जांच के नतीजे आए हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले ही सुशांत केस की जांच सुप्रीम कोर्ट को सौंपते हुए कहा था कि यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि सुशांत की मौत के रहस्य की छानबीन के लिए कोई भी राज्य पुलिस उसकी जांच में दखल ना दे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार सरकार को पूरा अधिकार है कि वह सुशांत के पिता की शिकायत पर दर्ज केस को सीबीआई को रेफर करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई न सिर्फ पटना के एफआईआर मामले की जांच के लिए सक्षम है, बल्कि आगे भी कोई केस दर्ज होता है तो भी इस पूरे मामले को सीबीआई ही देखेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजीव गांधी को राहुल गांधी की श्रद्धांजलि, कहा हम उन्हें रोज याद करते हैं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें नमन किया। राहुल ने ट्वीट कर अपने पिता को श्रद्धांजलि दी। वायनाड सांसद ने कहा राजीव गांधी अपने समय से काफी आगे के व्यक्ति थे, लेकिन सबसे बढ़कर वह एक दयालु और प्यार करने वाले इंसान थे। मैं उनका बेटा होकर बहुत भाग्यशाली हूँ। मुझे अपने पिता पर गर्व है। हम उन्हें आज और रोज याद करते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम शिवराज की नई नीति से मध्य प्रदेश में नौकरी नहीं कर पाएंगे 3 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार ने देर से ही सही प्रदेश के मूल निवासी प्रमाण पत्र रखने वाले युवाओं को ही सरकारी नौकरियां देने का ऐलान किया है। हालांकि सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की है। रोजगार पंजीयन कार्यालय में 32,75,000 से ज्यादा बेरोजगार युवा रजिस्टर्ड हैं। इनमें मध्य प्रदेश के मूल निवासी 29,81,000 हैं, यानी कि करीब 3 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार युवा दूसरे राज्य के हैं, जिन्हें शिवराज सरकार की नई नीति के लागू होने के बाद प्रदेश की सरकारी नौकरियों के लिए पात्रता नहीं होगी। मध्य प्रदेश में रोजगार कार्यालय में बाहरी राज्यों के उम्मीदवार भी पंजीयन करा रहे हैं। साल 2014 से रोजगार पंजीयन में रोजगार के लिए रजिस्टर करने की व्यवस्था ऑनलाइन कर दी गई है, जिसके बाद से बाहरी उम्मीदवार अपने आप को मध्य प्रदेश के किसी भी जिले का मूल निवासी बताकर पंजीयन करा रहे हैं। इसमें मार्कशीट मूल निवासी जैसे दूसरे डॉक्यूमेंट अपलोड करने की शर्त भी नहीं रखी गई है, जबकि दूसरे राज्यों में कक्षा 10वीं की मार्कशीट अनिवार्य की गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
उत्तर प्रदेश विधानसभा पर सपा का प्रदर्शन, क्राइम बेरोजगारी का उठाया मुद्दा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो रहा है। कानून व्यवस्था के सवाल पर समाजवादी पार्टी आज विधानसभा पर प्रदर्शन कर रही है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल की अगुवाई में विधायक और विधान परिषद सदस्य प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों ने हाथों में तख्तियां ली हैं। प्रदर्शन कर रहे समाजवादियों का आरोप है कि बीजेपी सरकार कोरोना की आड़ में लूटपाट कर रही है। पूरे प्रदेश में जंगलराज चरम पर है। हर तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, वह घर पर बैठे हैं। सपा ने योगी सरकार को रोजगार विनाशक सरकार बताया। वहीं सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि यूपी में सरकार नहीं, गुंडों का राज है। कोरोना से यूपी बेहाल है। भाजपा का विकास मॉडल झूठा है। भाजपा ने जनता को सिर्फ लूटा है। भ्रष्टाचार अत्याचार अपने चरम पर है। उन्होंने पूछा कि प्रदेश के युवाओं को कब रोजगार मिलेगा। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि विधानसभा का ये सत्र कई मायनों में ऐतिहासिक होगा। सरकार को कोरोना, बेकारी, बेरोजगारी, जाति उत्पीड़न व बेहाल कानून व्यवस्था के मोर्चे पर विपक्ष के साथ अपने लोगों के सवालों का भी जवाब देना होगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार के एनकाउंटर पॉलिसी पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा सरकार की ठोको नीति सुलह के स्थान पर आंतरिक कलह का कारण बन गई है। करते हैं अगली खबर की तरफ। कन्यादान योजना पर सियासत तेज, शिवराज के मंत्री बोले 51,000 बहुत ज्यादा। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में अब मुख्यमंत्री विवाह निकाह योजना पर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल शिवराज सरकार के सामाजिक न्याय मंत्री ने कहा है कि इस योजना के तहत दी जा रही 51,000 रुपए की राशि बहुत ज्यादा है। मंत्री के इस बयान के बाद कमलनाथ समेत पूरी कांग्रेस पार्टी शिवराज सरकार पर हमलावर हो चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सबसे पसंदीदा योजनाओं में से एक है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। इस महत्वपूर्ण योजना के तहत मध्य प्रदेश के निर्धन और कमजोर परिवारों के बच्चों का सामूहिक विवाह और निकाह करवाया जाता है। पिछली शिवराज सरकार में इस योजना के तहत 28,000 रुपए की राशि दी जाती थी, लेकिन कमलनाथ सरकार ने इसमें बढ़ोतरी करते हुए राशि को 51,000 रुपए कर दिया था। शिवराज सरकार के मंत्री प्रेम सिंह पटेल को यही 51,000 रुपए की राशि अब ज्यादा लग रही है। आज तक से बात करते हुए सामाजिक न्याय मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने कहा कि 51,000 रुपए बहुत ज्यादा होते हैं। हम जनता को गुमराह करने वाले लोग नहीं हैं। हम इस पर विचार करेंगे, लेकिन शादियां नहीं रुकेंगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कमलनाथ ने सीएम शिवराज को लिखा पत्र, किसानों को लेकर की यह मांग। जी हां दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नष्ट सोयाबीन फसलों का तत्काल सर्वे करवाकर किसानों को राहत राशि देने की मांग की है। उन्होंने सीएम शिवराज को पत्र के माध्यम से मांग करते हुए कहा है कि यह सही वक्त है जब कांग्रेस द्वारा की गई कर्ज माफी की प्रक्रिया तत्काल शुरू की जाए ताकि किसानों के नुकसान की पूरी भरपाई हो सके। कमलनाथ ने अपने पत्र में कहा कि सीहोर, देवास, हरदा, होशंगाबाद सहित प्रदेश के सोयाबीन उत्पादक जिलों में पीला मोजेक रोग एवं तना छेदक मक्खी के कारण किसानों की सोयाबीन की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है। इसके कारण किसान जिन्होंने कर्ज लेकर सोयाबीन की फसल उगाई थी, उनके सामने संकट खड़ा हो गया है। यह संकट इसलिए भी अधिक गंभीर है क्योंकि हमारे प्रदेश के किसान कोरोना महामारी के काल में उपज की बिक्री न होने और फसल का उचित मूल्य न मिल पाने से पहले से ही परेशान था। उन्होंने कहा कि किसानों का हितैषी बनने का दावा करने वाली भाजपा सरकार ने विकट परिस्थितियों में भी अब तक किसानों को कोई राहत प्रदान नहीं की है, न ही इस दिशा में कोई प्रयास किए जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने सीएम शिवराज को पूर्व की घोषणा की याद दिलाते हुए कहा कि इसके पूर्व भी मुख्यमंत्री ने उड़द एवं मूंग को भी समर्थन मूल्य कर खरीदी करने की घोषणा की थी, लेकिन आदतनुसार यह घोषणा भी पूरी नहीं की गई। समय पर मक्का खरीदी न होने के कारण मक्का किसानों को समर्थन मूल्य का लाभ भी नहीं मिल पाया। स्पष्ट है कि भाजपा सरकार की नीयत और नीति किसानों के प्रति असंवेदनशील है। कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा किसानों के कर्ज माफ करने के लिए शुरू की गई जय किसान फसल ऋण माफी योजना भी भाजपा ने सरकार में आने के बाद बंद कर दी। उन्होंने कहा कि इस संकट के समय में सरकार को चाहिए कि वह कर्ज माफी की प्रक्रिया फिर से शुरू करें और जून 2020 से शुरू होने वाले तीसरे चरण के कर्ज माफी की प्रक्रिया प्रारंभ करें। उन्होंने फसल बीमा का लाभ भी किसानों को विलंब देने की मांग की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अपने विधानसभा क्षेत्र टोंक पहुंचे सचिन पायलट, एक झलक पाने को उमड़ा जन सैलाब। 4 घंटे में पूरा हुआ 1 घंटे का सफर। जी हां दोस्तों, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी कलह और सत्ता संघर्ष के खात्मे के बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट फिर से सरकार और पार्टी के साथ जुड़ गए हैं। वह बुधवार को अपने विधानसभा क्षेत्र टोंक पहुंचे, जहां समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। सचिन पायलट की एक झलक पाने के लिए करीब 100 किलोमीटर लंबे रास्ते में लोग सड़क किनारे खड़े हुए थे। 1 घंटे का सफर
4 घंटे में पूरा हुआ। टोंक पहुंचकर सचिन पायलट ने कहा कि जो कुछ हुआ वह अतीत की बात है, अब सब कुछ हमने कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी पर छोड़ दिया है। पायलट ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, मैं कांग्रेस अध्यक्ष को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत जल्द हमारी मांग पर कार्रवाई की है और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 3 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ है। कमेटी अपने आप चर्चा करके निर्णय करेगी कैसे उनको काम करना है। उन्होंने कहा, जो हमें कहना सुनना है वो पार्टी के मंच पर उस कमेटी के माध्यम से आला कमान तक बात पहुंचाएंगे और उसके बाद जो रोड मैप उन्होंने तैयार किया है उस पर जल्द कदम उठाए जाएंगे। जयपुर से टोंक के बीच 100 किलोमीटर तक जयपुर टोंक हाईवे पर जश्न का नजारा था। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं भी सड़कों पर उतरी। जगह जगह सचिन पायलट का स्वागत किया गया। हालांकि कोरोना के समय इस तरह की भीड़ इकट्ठा होने पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं, मगर सचिन पायलट ने कहा कि हमने किसी को बुलाया नहीं था और लोग आ गए तो किसी को कैसे मना करते। इससे पहले जयपुर में पायलट ने कहा कि यह पार्टी नेतृत्व को तय करना है कि किसे संगठन में काम करना है और किसे सरकार में काम करना है। पायलट ने कहा, पार्टी अध्यक्ष, महासचिव और प्रभारी कमेटी के सदस्य सब लोग चर्चा करेंगे कि कहां पर किसको इस्तेमाल करना है। यह अंतिम निर्णय पार्टी का होता है कि कौन सत्ता में काम करे और कौन संगठन में काम करे। बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व का विरोध करने और पार्टी के व्हिप का उल्लंघन करने पर पायलट को पिछले महीने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया था। इसके बाद पिछले सप्ताह पार्टी ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। करते हैं अगली खबर की तरफ। न्यायपालिका की साख को लेकर सवाल उठाया जाना चिंता का विषय, गहलोत। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को कहा कि न्यायपालिका की विश्वसनीयता के बारे में उठाए जा रहे सवालों को गंभीर चिंता का विषय कहना लोकतंत्र के हित में नहीं है। इस संबंध में एक ट्वीट में गहलोत ने कहा, हाल ही में कुछ प्रतिष्ठित वकीलों और बुद्धिजीवियों ने न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं, जो हम सभी के लिए गंभीर चिंता का विषय है। मेरी राय में यह लोकतंत्र के हित में नहीं है। गहलोत के अनुसार लोकतंत्र और संविधान निर्बाध रूप से तभी काम करते हैं जब लोगों को संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास हो। मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट में लिखा, देश के सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक और अभिभावक माना जाता है। लोग न्यायपालिका को बहुत विश्वास के साथ देखते हैं और उन्हें इसमें बहुत विश्वास है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।